हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। देखिए, लास्ट जो हमने टॉपिक लिया था वो चैप्टर नंबर 4 का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस के लिए। यहाँ पर हमने सीखा था कि कैसे हम ऑपरेटर को चेंज करके और समीकरण को हम लीनियर के अंदर बदलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मेनली जो बात है सवाल करने से पहले जो ध्यान में देने के लिए है वो नोट कर लीजिए। मेनली दो बातें हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपके पास जब आप लीनियर इक्वेशन को जो सरल गुणांक है अपने पास अचर गुणांकों वालों में चेंज करेंगे, यानी कि जो चैप्टर नंबर 4 आप जो पढ़ रहे हैं उसमें आप जो भी इक्वेशन आपको मिलेगी उसको आप चेंज करोगे चैप्टर नंबर 3 वाली इक्वेशन में, राइट। यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर कांस्टेंट कोफिशिएंट अचर गुणांकों वालों में चेंज करने के लिए आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि x की जगह पर आप e की पावर z रखेंगे q ऑफ x में। ठीक है, x की जगह पर क्या रखा जाएगा? e की पावर z q ऑफ x के अंदर। और अगर आप ऐसा नहीं रखते हैं तो फिर ये q ऑफ x में ही अगर रह गया तो आपके पास इधर तो रहेगा z की टर्म और इधर रहेगी आपके पास x की टर्म। आपको करने में दिक्कत आएगी, आप वहां पे सोचोगे कि टर्म कैसे बन रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम q ऑफ x के अंदर x की जगह पर e की पावर z पुट करेंगे। और सेकंड जो है इंपॉर्टेंट चीज वो है कि ऑपरेटर का ध्यान रखना है d। ठीक है, ऑपरेटर जो है d ऑपरेटर का अर्थ है d अपॉन dz यहां पर। ठीक है, ना कि d अपॉन dx, राइट। इसलिए हम क्या करेंगे कि एंड में वापस से हल करने के पश्चात पुनः z की जगह पर z के स्थान पर log x रख देंगे, रखकर उत्तर जो है हमारा x व y चरों में लिखेंगे, राइट। ये चीज का हमें ध्यान रखना है दोनों बातों का। तो इसका बात और ध्यान रखते हुए हम सीखते हैं कि कैसे हमें सहायक समीकरण लेनी है, कैसे हमें उनके मूल निकालने को। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, वही का वही है, सेम। ठीक है, तो CF ज्ञात करने के लिए नंबर फर्स्ट, यदि समीकरण के मूल भिन्न भिन्न हो, ठीक है, वही रूल है, भिन्न भिन्न हो। ठीक है, यानी कि M1 M2 Mn हो, अलग अलग हो सब, तो CF क्या निकलेगा? C1 e की पावर M1z, ठीक है, प्लस C2 e की पावर M2z पहले से होता था, और Cn e की पावर Mnz। लेकिन यहाँ पर हम e की पावर z की जगह पे वापस भी रखेंगे, मान क्या रखेंगे? x रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? C1 x की पावर M1 प्लस C2 x की पावर M2। ठीक है, और ऐसे ही Cn x की पावर Mn। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास नंबर सेकंड, यदि मूलों की पुनरावृत्ति हो, मैं पीछे लिख लेता हूं इस चीज को। हमारे पास क्या हो जाएगा? यदि समीकरण के मूल, नंबर सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, M1 की r बार पुनरावृत्ति हो तो कैसे होगा? CF C1 प्लस C2z प्लस C3z स्क्वायर, ऐसे होता था। CR z की पावर R-1
और बाहर आ जाता था e की पावर m1 जेड की एक ही मान होते थे। r बार पुनरुक्ति हो रही तो r बार हम अंदर वैल्यू रख ली भाई, पहले हम ऐसे तो काम करते थे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमें वापस से क्या करना है, z की जगह पर x रखना है। तो यहाँ पर z की जगह पर log x रखा जाएगा, ठीक है, और x की जगह पर e की पावर z, ये ध्यान रखना है। तो z की जगह पर log x, तो ये हो जाएगा c1 प्लस c2 log x प्लस c3 log x का स्क्वायर प्लस cr log x की पावर और r माइनस 1। बाहर भी e की पावर z में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x की पावर हो जाएगी m1, ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही नंबर थर्ड रूल, जब हमारे पास काल्पनिक मूल होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम निकालते हैं यदि समीकरण के दो मूल काल्पनिक हो, राइट, और हमने माना कि ये मूल है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ये मूल हमारे पास इस प्रकार से हैं। तो सी एफ निकालेंगे कैसे हम, e की पावर अल्फा जेड c1 कॉस बीटा जेड प्लस c2 साइन बीटा जेड, ठीक है। ये दो मूल मूल अगर काल्पनिक हो तो इसी प्रकार से निकलेगा c1 कॉस बीटा x होता था पहले, अब यहाँ पर z आ जाएगा x की जगह पर, लेकिन बाद में वापस से z की जगह पर यानी कि e की पावर z की जगह पर हमें क्या रखना है, x रखना है। तो ये हो जाएगा x की पावर अल्फा और यहाँ हो जाएगा z की जगह पर log x, तो ये आ जाएगा c1 कॉस बीटा log x प्लस c2 साइन बीटा log x, राइट, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हमारा प्रोसेस हो गया। और लास्ट में अगर इसमें भी रिपीटेशन हो, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर इसमें भी रिपीटेशन हो तब क्या करते हैं, ठीक है, यदि समीकरण के मूल अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की दो बार पुनरावृत्ति हो, दो बार पुनरावृत्ति हो, तो सी एफ क्या निकलेगा, e की पावर अल्फा जेड c1 प्लस c2 जेड, ठीक है, कॉस बीटा जेड प्लस c3 प्लस c4 जेड और साइन बीटा जेड, राइट, कोई दिक्कत नहीं। और इसके हिसाब से हम वापस रखते हैं x की पावर अल्फा c1 प्लस c2 जेड यानी कि c1 प्लस c2 log x कॉस बीटा log x, ठीक है, ध्यान रखना जहाँ जहाँ जेड आ जाए वहाँ आपको log x रखना है, ऐसा नहीं कि एक जगह रखना दूसरी जगह नहीं रखना, सब जगह यहाँ पे log x रखा जाएगा। प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाए आप लोगों को, क्योंकि बाद में अगर आपने ऐसे नहीं करके छोड़ा तो नंबर कटेंगे आपके, अगर आपने इसी टर्म में छोड़ दिया और इसको चेंज नहीं किया तो आपके नंबर अवश्य कटेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास सी एफ निकालना हमको आ गया है, और पी आई निकालने में कोई दिक्कत नहीं, आपको खाली फॉर्म जो है वो जेड में चेंज करके रूल सारे वही लगाने हैं जो आपने थर्ड एक्सरसाइज में पढ़े थे, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए है, उनके लिए जो हमने पढ़ा था उसी के लिए सारे सारे जो टर्म है वही काम आएंगे। तो अब हमारे पास आगे चलते हैं, ठीक है, हम कुछ टर्म कुछ क्वेश्चन जो है वो करके देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है सेकंड लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमारे पास देखिए जो टर्म है वो किस प्रकार से बनेगी। सबसे पहले क्या रखना है हमको, जेड बराबर log x,
ठीक है, अर्थात x बराबर क्या रखना है हमको, e की पावर z रखना है। ठीक है, इससे बड़ी बात तो ये हो गई। अब हमारे पास पैसों चेंज करना है, तो हम जानते हैं कि x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मिलकर क्या बनेगा, d बनेगा, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, d इंटू डी माइनस वन बनेगा। तो यहाँ रख के देख लो, d इंटू डी माइनस वन प्लस डी, याद रखना इस तरह की टर्म बने, यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर पावर वन है, यहाँ पर पावर वन है, यानी एक बार अवकलन हुआ है। इस चीज को ध्यान में रखना है। अगर इस चीज को ध्यान में नहीं रखोगे तो फिर आप पुराने तरीके से यूज करोगे, फिर आपका आंसर भी नहीं आएगा। और माइनस के वन, क्योंकि वाई तो कॉमन आ रहा है सब में। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, e की पावर 2z में, क्योंकि x बराबर क्या है, e की पावर z है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, e की पावर 2z हो जाएगा। राइट, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो d इंटू डी माइनस वन, तो डी स्क्वायर माइनस के डी प्लस के डी माइनस के वन, डी से डी कैंसिल, डी स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई बराबर e की पावर 2z। तो सहायक समीकरण ले लेते हैं। सहायक समीकरण में क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, बराबर में e की पावर, सॉरी ये जीरो हो जाएगा, सहायक समीकरण में जीरो हो जाता है, तो m के दो मान आ जाएंगे, एम स्क्वायर बराबर वन, देन m बराबर प्लस माइनस वन। ठीक है, तो सी एफ क्या निकल के आ जाएगा, सी एफ आ जाएगा आपका C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर माइनस z, और e की पावर z की जगह क्या लिखेंगे हम, x प्लस C2 x की पावर माइनस वन, यानी कि 1/x। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा CF। अब हमें निकालना है PI, तो PI देखिए यही निकाल लेते हैं। तो PI में देखो आप क्या करना है, PI निकालने के लिए सिंपल सी टर्म जो हमको दे रखी है वो है e की पावर 2z, यानी कि हमारे पास जो q ऑफ x का मान है वो q ऑफ z बन गया, अब e की पावर 2z है, यानी कि e की पावर वाली जो टर्म है, e की पावर ax वाला, वो रूल यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो टर्म क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस वन और e की पावर 2z। जहां पर d आ रहा है वहां पे क्या रखेंगे हम, a रखेंगे, ये तो रूल होता है इसका। तो रूल क्या कहेगा कि 2 का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, e की पावर 2z, तो ये 4 माइनस वन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/3 e की पावर 2z, और z जो है तो आपस से x में चेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया PI, और CF के साथ में जोड़ देते हैं तो y बराबर हो जाएगा CF प्लस PI, और CF की वैल्यू C1x प्लस C2x की पावर माइनस वन प्लस 1/3 x स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई है, y की। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसमें आंसर। ध्यान से देखिए इस सवाल को, ज़्यादा खास बड़ा नहीं है और इजी सवाल है, क्योंकि इससे ही शुरुआत होगी आपके बाकी क्वेश्चंस को करने की, बेस बनेगा इसमें। ठीक है, आपको ये तरीका बनाना है, किताब में मुझे दूसरा तरीका दे रखा हो, सेकंड मेथड हो थीटा वाला, वो आपको यूज नहीं करना है, आपको इसी मेथड से यूज करना है। उसको पढ़ने कर आप कंफ्यूज ना हो कि सर ये मेथड क्या था, इसमें ऐसे दे रखा है वैसे दे रखा है। ठीक है, आप इसी मेथड से करें। ठीक है, उस मेथड का यूज करना होगा तो हम आपको खुद बता देंगे। तो आगे क्वेश्चंस करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 4, एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी स्क्वायर माइनस एक्स dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y बराबर x log x। तो देखिए जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि माना कि z बराबर log x, ठीक है, यानी कि x बराबर e की पावर z, राइट। x बराबर क्या है, e की पावर z है। तो यहां पर हम क्या करेंगे
वही काम करना है, डी इंटू डी माइनस वन माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा डी प्लस में हो जाएगा 2 और y आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x की जगह पर तो e की पावर z और log x की जगह पर z। ठीक है, तो ये जाएगा z इंटू e की पावर z। यहाँ पर d बराबर क्या है, d अपॉन डी जेड। राइट, अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, तो ये जाएगा डी स्क्वायर माइनस के डी प्लस के 2। ठीक है, और यानी कि जो टर्म है वो आपका डी स्क्वायर माइनस के 2d प्लस 2 बन जाएगा। अब हमारे पास सहायक समीकरण बनाते हैं हम। तो देखिए सहायक समीकरण में जो टर्म है आपके पास वो आप जानते भी हैं कि ये सीधा चाहे सूत्र से ही प्राप्त होगा, इसमें फैक्टर फॉर्म नहीं बनेगी। तो ये फॉर्म क्या बन जाएगी, माइनस के बी यानी कि प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस के बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 2 जा 8 और यहाँ पर मान 1 है और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 प्लस माइनस माइनस के 4 यानी कि 2 आयोटा और ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, यानी कि CF जो है आपका उसमें अल्फा का मान क्या हो जाएगा 1 और बीटा का मान क्या हो जाएगा 1। तो अल्फा का मान 1 का मतलब e की पावर अल्फा जेड e की पावर जेड C1 कॉस जेड प्लस C2 साइन जेड। ठीक है, क्योंकि अल्फा का मान भी 1 है और बीटा का मान भी 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर से मान रख दो x बराबर e की पावर जेड था और जेड की जगह क्या रख दिया जाएगा log x प्लस C2 साइन log x। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखना है मेनली। राइट, आगे चलते हैं, पी निकालते हैं। तो पी निकालने के लिए देखो क्यू ऑफ एक्स का मान कितना है, जेड ई की पावर जेड, इसका ध्यान रखना है, और 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2। ठीक है, इससे निकलेगा हमारे पास पी आई। तो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 और जेड ई की पावर जेड, इसका पी आई हमें प्राप्त करना। तो ध्यान से देखिए कि हमारे पास टर्म कैसे निकाल सकते हैं, वो जेड है यानी कि जेड का मतलब एक्स और ई की पावर जेड। तो ये तो हो गया कोई फंक्शन ऑफ जेड, और ई की पावर जेड का मान जैसे हमने कहा था ई की पावर एक्स इंटू वी। ठीक है, क्यू ऑफ एक्स में इस तरह का मान याद आ रहा है आपको, ई की पावर एक्स इंटू वी। यहाँ पे वी एक्स का फलन है। ठीक है, तो इसमें क्या करते थे हम, ई की पावर एक्स को आगे लेके जाते थे और जहां पर डी होता था वहां पर डी प्लस ए कर देते थे, यानी कि ई की पावर एक्स का मतलब ई की पावर ए एक्स। ठीक है, ई की पावर एक्स होता था तो डी की जगह पर क्या करते थे, डी प्लस ए। यहाँ पर वही काम कर देंगे, यहाँ पर भी 1 है, ई की पावर जेड को आगे रखेंगे, डी की जगह पर डी प्लस 1 करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ई की पावर जेड डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d माइनस के 2d माइनस के 2 और ए प्लस के 2। ठीक है, 2d से 2d कैंसिल, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, जो हमारे पास बचता है वो बचता है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 और साथ में जेड। ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें ज़्यादा कुछ, ऊपर लेआउट टर्म, ऊपर लाउट टर्म तो 1 प्लस डी स्क्वायर पावर माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस डी स्क्वायर। बस एक बार खोल लो क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर है, यहाँ पर जेड है, तो 2 बार ओपन करने पर भी वैल्यू 0 होने वाली है, तो आगे टर्म ओपन करने का फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जेड मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो जेड माइनस ये हो जाएगा तो 0, ये हो जाएगा जेड ई की पावर जेड वापस से, यानी कि एक्स और log x, ये होगा आपका पी आई। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ की वैल्यू क्या है, x C1 कॉस log x प्लस C2 साइन log x और प्लस में x log x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आराम से क्वेश्चन में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली मेनली अगर बात की जाए तो चेंज करना होता है
हमें इसको एक्स ये टर्म, ठीक है, और काम सारा हमें वही करना है जो हमने पहले किया था। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।